तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दो सारे क्वेश्चन, ठीक, दूसरे नहीं दो सारे क्वेश्चन। बोला है पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। अब देखिए, जो पित्तल है या तांबा है, ठीक, इसमें बोला है खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो ये है क्या, ये है मेटल, मतलब धातु, और प्लस खट्टा पदार्थ। तो जो खट्टा पदार्थ होता है इसमें अम्ल होता है, इसमें क्या होता है, अम्ल होता है, अम्ल, ठीक। तो जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है और कुछ हानिकारक पदार्थ बनाता है, हानिकारक पदार्थ, ठीक। ये हानिकारक पदार्थ क्या करते हैं, खाने को खराब करते हैं, खाने को खराब करते हैं, ठीक है। इसलिए पीतल और तांबे में क्या करते हैं, दही या खट्टे पदार्थ को नहीं रखते, क्योंकि इसमें जब हम चीजों को रखेंगे तो जो उसमें खट्टे पदार्थों में जो अम्ल होगा, खट्टे पदार्थों में सिट्रिक एसिड होता है, तो वो जो एसिड होगा उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, वो एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा और कुछ हानिकारक पदार्थ बनाएगा जो उसमें रखा हुआ जो होगा उसको नष्ट कर मतलब खराब करेगा, ठीक, खाने लायक नहीं बचाएगा। तो आप लोग मत रखिएगा, ठीक है। चलिए आज हम सारा ब्लूप्रिंट और ग्रीन पेज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक, चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे। देखिए थर्ड है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण से समझाएं, ठीक। चलिए अगर हम धातु के साथ, धातु मान लेते हैं जिंक है, जिंक के साथ अम्ल की क्रिया करा दें, अम्ल मान लीजिए H2SO4 है, ठीक। तो धातु के साथ जब जिंक की क्रिया कर सॉरी अम्ल के साथ जब धातु की क्रिया कराएंगे तो बनेगा ZnSO4 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब ये जो गैस बाहर निकल रही है इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन जहां से ये गैस बुलबुले के रूप में निकल रही है, ठीक, इसके पास जलती हुई मोमबत्ती निकाल लेके जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, ठीक। जब इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, ठीक, तो बत्ती में से फट फट करके आवाज निकलेगा, ठीक, फटफटाहट के साथ निकलेगा, ठीक है, फटफट मतलब फटफट करता हुआ फ्लेम निकलेगा। कहाँ से, जब हाइड्रोजन गैस जहां से निकलेगी वहां पे मोमबत्ती ले जाएंगे तो फट 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 करके क्या होगा, गैस निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहचान कर लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, कोई धातु यौगिक ए है, ये तनु HCl के साथ क्रिया कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि तनु और सांद्र क्या होता है। देखिए तनु का मतलब होता है कि उसमें पानी बहुत मिलाया गया है, उसमें उसके प्योर मतलब जो उसका प्योरेस्ट फॉर्म था उसमें पानी डाल दिया गया है तो वो तनु बन जाता है, लेकिन उसका जो प्योर फॉर्म होता है उसको हम सांद्र कहते हैं। और अपने हिसाब से समझना है तो सांद्र मतलब गाढ़ा और तनु मतलब हल्का, ऐसा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु HCl के साथ क्रिया करता है तो बुदबुदाहट के साथ कुछ गैस निकलती है, ये मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड दे रहा है, एक क्या दे रहा है, CaCl2, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर ये CaCl2 दे रहा है तो ये कोई कैल्शियम का कंपाउंड होगा, ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCl3 कैल्शियम कार्बोनेट HCl सेलेक्ट किया बनाया CaCl2 प्लस ये बनाएगा CO2, यही CO2 और H2O, इसी गैस के कारण क्या हो रही है, मोमबत्ती बुझ जा रही है, ठीक। तो ये रिएक्शन आप लोग लिख लीजिएगा, बैलेंस आप लोग करिए। अगले पे चलते हैं। अगला आपका ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन है पेज नंबर 27, इसमें 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, HCl और HNO3, HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आदि जलीय विलयन में अम्लीय लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। देखिए HCl और HNO3 जो होते हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक, H+ आयन ऐसे टिक मत मार दीजिएगा, देते हैं, और जो H+ आयन देता है वो अम्लीय लक्षण है, मतलब वो अम्लीय लक्षण दिखा रहा है, इस कारण से ये अम्लीय लक्षण
प्रदर्शित करते हैं। टिक का मतलब प्रदर्शित करते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक, अब बोल रहा है जबकि एल्कोहल व ग्लूकोज, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज C6H12O6 जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देते हैं, इसलिए ये अम्लीय लक्षण भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जो H+ देगा वो अम्लीय लक्षण दिखाएगा, जो H+ नहीं देगा वो नहीं दिखाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। देखिए, जो अम्ल का जलीय विलयन होता है, ठीक, ये क्या करता है, विलयन में H+ आयन देता है, और विद्युत को चलने के लिए आयन चाहिए। विद्युत को चलने के लिए क्या चाहिए, फ्री चार्ज या आयन चाहिए। ठीक, तो जलीय अम्ल के जलीय विलयन में फ्री चार्ज होता है, H+ आयन के रूप में फ्री चार्ज होता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है, अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन होता है मुक्त आवेश के रूप में या फ्री चार्ज के रूप में। इस कारण से अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। ठीक, तो यह बात आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता। देखिए, शुष्क HCl लिटमस को क्यों नहीं बदलता, तो शुष्क HCl जो होता है वो H+ आयन नहीं देता, इसलिए वो लिटमस के कलर को भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, सीधा बात, यही लिख लीजिएगा, शुष्क HCl H+ आयन नहीं देता, इसलिए वो लिटमस के कलर को चेंज नहीं करता। ठीक, चौथा, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। देखिए, बोला है कि अम्ल को तनुकृत करते समय, मतलब अम्ल को डाइल्यूट बनाते समय, मान लीजिए इसमें एसिड है, ठीक, और इसमें मान लेते हैं पानी है, पानी है, एसिड है, तो बोल रहा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। पानी को अगर अम्ल में डालेंगे, ठीक है, पानी को अगर अम्ल में डालेंगे तो यहाँ से बहुत तेजी से ऊष्मा निकलती है, यहाँ पर जो ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया होगी ये बहुत वायलेंट होगी। वायलेंट मतलब बहुत तेज ऊष्मा निकलेगा, और इतना तेज ऊष्मा निकल सकता है कि हो सकता है कांच वाच फूट उड़ जाए, या जो है वहां आसपास के लोगों को कुछ नुकसान हो जाए, इसलिए ये हम पानी को एसिड में नहीं डालते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, हम जल में, मतलब पानी में अम्ल डालते हैं। हम क्या करेंगे, पानी में अम्ल डालेंगे, और जब पानी में अम्ल डालेंगे तो इसको, पानी को हल्का हल्का ऐसे हिलाते रहेंगे। ठीक, पानी को हिलाते रहेंगे और अम्ल हल्का हल्का डालते भी रहेंगे। ठीक है, तो ये करते हैं, इससे क्या होगा, उसमें उतना नहीं निकलेगा और लोगों को क्षति नहीं पहुंचेगा। चलिए, अब बोला अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। देखिए, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, बोल दे रहे हैं। ठीक है, पानी को अम्ल में नहीं डालते हैं क्योंकि इसमें पानी को अम्ल में नहीं डालते हैं, क्यों, क्योंकि पानी को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो उसमें क्षैपीय विक्रिया होगी जिसमें बहुत तेजी से ऊष्मा निकलेगी और आसपास के लोगों को क्षति होने का खतरा होता है। ठीक, इसलिए हम अम्ल को पानी में धीरे धीरे मिलाते हैं, और मिलाते समय उसको मतलब पानी को हिलाते भी रहते हैं, जिसके कारण ऊष्मा कम निकलती है और क्षति होने का खतरा कम बना रहता है। ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, वह है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। ये 5 वाला और एक आगे क्वेश्चन आएगा, उसको हम बाद में लिख करके समझाएंगे आपको। ठीक, इसको अभी रोक दीजिएगा। अगला देखिए, वैसे अगर इसका जवाब देना चाहे तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है। ठीक, इसका जवाब ये होगा, लेकिन कैसे कम होती है तो उसको
डिटेल में फिगर बना करके ठीक अच्छे से समझाया जाएगा उसको, तो उसके लिए अभी रोक देते हैं। अभी जो नॉर्मल थ्योरी की तरह लिखकर समझाना है उसको बता दे रहे हैं। आगे देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के मतलब होता है अधिक में, अधिकता में क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर NaOH है, ठीक, अब इसमें हम क्षार मिला दें तो क्या हो जाएगा, भाई ये तो खुद एक क्षार है और हम क्षार मिला भी रहे हैं, ठीक, तो होगा क्या, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। अंदर पहले से हाइड्रोक्साइड आयन है और हम क्षार मतलब OH माइनस आयन मिला भी रहे हैं, तो पहले से भी है और मिला भी रहे हैं, तो होगा क्या, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा कहाँ, हाँ मिल गया, पेज नंबर है आपका ये 31, ठीक। इसमें आपका है 4 क्वेश्चन। पहला देखिए क्या बोल रहा है, आपके पास 2 विलयन है A और B, ठीक, A और B। A का जो pH मान है वो 6 है, A का pH मान 6 है और B का pH मान कितना है, तो B का pH मान 8 है। पूछ रहा है किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, ठीक, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। देखिए और पूछ रहा है कि इनमें से कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। एक चीज हम आपको बताए थे, 0 से 7 के बीच में अम्ल होता है और 7 से 14 के बीच में क्षार होता है, तो 6 जो है 0 से 7 के बीच में आएगा तो ये हो जाएगा अम्ल, ठीक, और 7 से 14 के बीच में 8 होता है तो ये हो जाएगा क्षार। अम्ल कैसे पहचानते हैं, तो H प्लस आयन देख करके, ठीक, तो इसमें H प्लस आयन की अधिकता होगी जिसका pH मान 6 है, इसमें H प्लस आयन कम होंगे, ठीक, समझ में आ गया, इसमें H प्लस आयन होंगे क्षार में लेकिन बहुत कम होंगे, है ना, और OH माइनस आयन ज्यादा होंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा दूसरा देखते हैं, H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अगर हम H प्लस आयन की सांद्रता की बात करें, ठीक, तो H प्लस आयन की सांद्रता हो गया, H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अगर H प्लस आयन की सांद्रता, ठीक है, 7 से कम की तरफ जा रही है, मतलब 7 से 6 5 से ऐसे जा रही है, ठीक, H प्लस आयन की सांद्रता अगर मान लीजिए pH वैल्यू 7 से कम की तरफ हो रहा है, ठीक है, तो इसकी सांद्रता बढ़ रही है, तो इसकी सांद्रता बढ़ रही है, लेकिन 7 से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, pH मान 7 से आगे जा रहा है तो इसकी सांद्रता कम हो रही है। H प्लस आयन की सांद्रता, ठीक है, का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक, अच्छा सॉरी H प्लस आयन की सांद्रता पूछा है ना। देखिए H प्लस आयन की सांद्रता अगर ज्यादा है तो वो विलयन अम्ल है, अगर H प्लस आयन की सांद्रता कम है तो वो विलयन क्षार है, ठीक है, सीधा बात। आगे देखते हैं। थर्ड पूछा है क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि H प्लस, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, ठीक, देखिए क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं या नहीं होते हैं, देखते हैं। तो क्षारकीय विलयन में H प्लस भी होता है और OH माइनस भी होता है, लेकिन क्षार में OH माइनस आयन बहुत ज्यादा होता है और H प्लस बहुत कम होता है, ठीक है, तो जो ज्यादा होता है उसी को हम बोल देते हैं। क्षार के विलयन में H प्लस आयन होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, ठीक है,
लेकिन और OH माइनस आयन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उस विलेन को क्षारकीय विलेन कहा जाता है। ये स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे। बात समझ में आ गया? अब आगे बोला है चौथा क्वेश्चन, ये तो थर्ड था। ये हम आपको ब्लूप्रिंट केवल समझा रहे हैं, इसको आप लोग अपने से लिखने का काम करिएगा, ठीक। चौथा, कोई किसान खेत की मृदा की परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, ठीक, खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, मतलब बिना बुझा हुआ चूना CaO, इसमें लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, या बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए ये तीनों जब हम देखते हैं तो ये तीनों है क्या, ये तीनों क्षार है, ठीक। अगर जो मृदा है मृदा अम्लीय हो तब हम इसका यूज करेंगे। तो मृदा जब अम्लीय होगा और फसल अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे जिससे क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, NUTRAL, न्यूट्रल हो जाए, उदासीन हो जाए, ठीक, और फसल को लगाएं इससे ग्रोथ हो। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अगला ब्लूप्रिंट कहाँ है, ठीक है। हम ऐसे पढ़ के आप लोग सुना दे रहे हैं, और आप लोग पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है बुक तो रखे ही होंगे, तो उस बुक से देख करके आप लोग कर सकते हैं, ठीक। हम यहाँ पे आपको बस सॉल्यूशन करा दे रहे हैं ब्लूप्रिंट का और ग्रीन पेज का। चलिए देखिए, हम बोला CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम, CaOCl2 इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। अच्छा, ये पेज नंबर है आपका 36 का, ठीक। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन से क्रिया करके CaOCl2 बनाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, रिएक्शन से है। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग कैसे किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको बना करके, ठीक। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट एक का नाम है, ठीक। इसको जब हम गर्म करते हैं तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिलता है, प्लस जल मिलता है, प्लस CO2 मिलता है, ठीक। अब बोला प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। CaSO4 डॉट हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1 से 1/2 H2O, इसको 3/2 H2O भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस के रिएक्शन बताया गया है। ये करता है तो बनाता है जिप्सम, CaSO4 डॉट 2 H2O, ठीक। ये आपका ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन सारा हो गया, ठीक। हाँ, ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है, उसको हम लिख करके समझाएंगे आपको, इतना लोग नोट करिए। चलिए अब हम चलते हैं ग्रीन पेज के क्वेश्चन की तरफ, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हम आ जाए ग्रीन पेज के क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, ये लाल लिटमस को क्या कर रहा है? नीला। अगर कोई लाल को नीला कर रहा है तो पक्का क्या है? क्षार है, ठीक। तो उसका pH क्या है? 1, 4, 5, 10। तो 1 से 7 तक अम्ल होता है बीच में, तो 1, 4, 5 तो होगा नहीं, बचा 10, ठीक है। तो इसका जो pH होगा वो 10 होगा, 10 पे ऑप्शन कर दीजिएगा। कोई विलयन, दूसरा, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? इस विलयन में आपका HCl होगा, ठीक। ऑप्शनल सेकंड इसको लगा लीजिएगा। तीसरा, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन कर देता है। NaCl का 10 ml, ठीक, HCl के 8 ml को क्या कर रहा है? उदासीन, ठीक। अब बोल रहा है कि NaCl का अगर 20 ml ले लिया जाए, ठीक, NaCl का 20 ml ले लिया जाए तो ये कितने ml HCl को उदासीन करेगा? मैं देखिए ये 10 से 20 वही दुगना होगा, तो ये भी दुगना हो जाएगा, 8 से 16 ml, ठीक। तो 16 ml वाला टिक कर दीजिएगा। अपच, अपच मतलब जब पेट वेट दुखने लगता है, ठीक है, मतलब पचता नहीं है, दिक्कत होता है, तो उस स्थिति में उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो पेट वाला संबंधी दिक्कत है तो प्रतिजैविक, पीड़ाहारी,
एंटासिड, एंटासिड का यूज करते हैं। जैसे एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक, तो एंटासिड मतलब जो उसको उसको काट दे, ठीक है, तो उसका यूज करते हैं, तो एंटासिड का यूज करेंगे, एंटासिड, ठीक है, एंटासिड का यूज करेंगे, सी वाला, ठीक है। पांचवा, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखे था, उस बाद में उसे संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित करना आप लोग सीखिए, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के प्लेलिस्ट में संतुलित करने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो आप चैप्टर फर्स्ट सर्च करिए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर सर्च मारिए, मतलब उसमें देखिए, उस पर साफ साफ लिखा होगा कि संतुलित करने के लिए, ठीक है। थंबनेल थंबनेल देख करके आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जब दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ये बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। दूसरा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे मैग्नीशियम की पट्टी के साथ Mg के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ, अगर H2SO4 एल्युमिनियम के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। फिर उसके बाद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेत मतलब HCl आयरन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। ये रिएक्शन आप लोग रट लीजिएगा, ठीक, और समझ में गया। अच्छा, ये भी बता दे रहे हैं कि हुआ कैसे है। देखिए, जिंक के पास +2 चार्ज होता है, SO4 के पास -2, तो +2 -2 मिल गया और 2 हाइड्रोजन निकल गया। मैग्नीशियम के पास +2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो एक क्लोरीन के पास 1 माइनस, तो 2 क्लोरीन के पास 2 माइनस, तो MgCl2, ठीक है, इसे ये होता है ना Mg+2Cl-, तो ये इसके नीचे, ये इसके नीचे MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। थर्ड, एल्युमिनियम जो है वो कितना है, 2 है, ठीक, तो Al2SO4 का क्या है, थ्राइज है, या 3 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पर SO4 के ऊपर -2 और Al के ऊपर +3 होता है, तो ये 3 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, तो हो गया AlSO4 और 4 के नीचे 3 लग जाता है, ठीक है। फिर HCl और Fe, यहाँ पर 3, यहाँ पर आप 2 लगाएंगे तो ये 6, ठीक है, 2 Fe यहाँ पर 6, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम बैलेंस कर दिए, लेकिन आप लोग बैलेंस करना सीखिए, ठीक है बात। ये रिएक्शन एज इट इज याद कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर +3 होता है तो +3 -2 के साथ चला जाता है, तो Al2SO4 का थ्राइज बनता है। आगे देखिए, बोला है एल्कोहल व ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, ठीक। एक क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। अच्छा, इसका फिगर बना के समझाना पड़ेगा, तो एक हम आपका इसका 6 वाला भी रोक रहे हैं, तो ये फिगर वाला यही कर रहे थे कि एक और रोकेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 7, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा का जल होता है, ठीक। आश्रित जल में विद्युत का चालन नहीं होता है, लेकिन वर्षा के जल में होता है। डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है, लेकिन रेन वाटर करता है, ऐसा क्यों, तो देखिए, जो आश्रित जल होता है उसमें ऐसा क्या होता है कि विद्युत का चालन कर रहा है, और वर्षा के जल में ऐसा क्या है जो विद्युत का चालन नहीं कर रहा है। इस बात को हम समझते हैं। देखिए, आश्रित जल में मुक्त आवेश नहीं होता, फ्री चार्ज नहीं होता, लेकिन जो वर्षा का जल होता है इसमें मुक्त आवेश होता है, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करता। देखिए, आश्रित जल में मुक्त आवेश नहीं होता इसलिए विद्युत का चालन नहीं करता, वर्षा के जल में मुक्त आवेश होता है इसलिए विद्युत का चालन आगे देखते हैं,
आगे आपका जल की अनुपस्थिति में, एक मिनट, का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, सातवां था। तो जल जब नहीं होता है तो जल की अनुपस्थिति जब होती है, ठीक, तो जो अम्ल होता है, अम्ल में से H+ आयन नहीं आ पाता। जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन नहीं देता। इस कारण से क्या होता है कि अम्ल का व्यवहार, इस कारण से अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता, अम्लीय नहीं होता। जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन नहीं देता, इस कारण से अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। ठीक, समझ में आ गया? 8। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मतलब 9। ठीक है, ये तो जल्दी हो गया, हमको लगा थोड़ा लेट होगा। समझाने में तुरंत हो जाता है ना, लिखवाने में थोड़ा लेट लगता है। चलिए आप लोग वैसे हर टॉपिक को देखे होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, तो आप लोग खुद इस चीज को कर सकते थे। 9 वाला देखिए, अब दिया ABCDE 5 चीज है, ठीक है, और सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है। ये है ABCDE, सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है, तो इसका pH आता है 4, 1, 11, 7, 9। 4, 1, 11, 7, 9। अब पूछ लिया उदासीन कौन है, प्रबल क्षार कौन है, दुर्बल अम्ली कौन है, दुर्बल अम्ली कौन है, प्रबल क्षारी कौन है। एक चीज देखिए 7, 14, 0, जब हम 0 से 7 की तरफ जाते हैं तो अम्लता कम होती है, और जब 7 से 0 की तरफ आते हैं तो अम्लता बढ़ती है। लेकिन 7 से जब 14 जाते हैं तो क्षारकता बढ़ती है, ठीक, और 14 से 7 की तरफ आते हैं तो क्षारकता कम होती है। ठीक, पहला, अगर किसी का वैल्यू 4 है, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 4 पे क्या होगा? अच्छा 4 भी है, 4, 1, तो 4 भी अम्लीय होगा और 1 भी अम्लीय होगा, एक, ठीक, लेकिन 4 वाला कम अम्लीय होगा 1 से, क्योंकि इधर अम्लता बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है, तो 1 वाले पे प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, इधर बढ़ रही है तो इधर आएंगे तो 1, तो 1 सबसे ज्यादा अम्लीय 4 की तुलना में, ठीक है, और ये दुर्बल अम्लीय होगा। समझ में आ गया? अब देखिए 11, ये भी क्षार है और 9 भी क्षार है, इधर जाने पे क्षारकता बढ़ती है, 8, 9, 10, 11, तो इधर जाने पे क्षारकता बढ़ रही है, तो इधर गए तो 11, तो 11 पे क्या होगा? प्रबल क्षार, और 9 पे क्या होगा? दुर्बल क्षार, ठीक, और 7 पे क्या होगा आपका? उदासीन। ठीक, समझ में गया? चलिए आगे देखते हैं। अगर पीएच मानो कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, इसको आरोही क्रम में लगा दिए, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, जैसे 1, 4, छोटे से बड़ा ना, हाँ 1, 4, 7, 9, 11 ऐसे लगा दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, परखनली में ए व बी समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बी में एसिटिक एसिड डालिए, दोनों अम्लों की मात्रा और सांद्रता लगभग सांद्रता समान है, किस परखनली में तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? अब इस बात को समझिए, इसमें मान लीजिए HCl है, इसमें मान लीजिए एसिटिक एसिड है। हम आपको बताए थे कि एसिटिक एसिड जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है, और जो HCl होता है ये प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल है तो H+ आयन बहुत तेज देगा, ठीक है, और जब बहुत तेज देगा तो इसमें जो मैग्नीशियम की पट्टी होगी इसमें से बुदबुदाहट के साथ गैस बहुत तेजी से निकलेगी। ठीक, तो हम बताएंगे कि ए वाले परखनली में तेजी से बुदबुदाहट होगी, क्योंकि HCl जो होगा वो प्रबल अम्लीय है और वो जल्दी जल्दी हाइड्रोजन देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10वां। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। ताजे दूध का पीएच मान अगर 6 है, ठीक है, ताजा दूध का जो पीएच वैल्यू है वो 6 है, तो ये जब अम्ल बनेगा तो इसका पीएच मान कम होगा। अम्ल बनने पर इसका जो पीएच मान होगा वो कम होगा। ठीक, बस। नेक्स्ट देखो, 12th है, मतलब एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है। एक ग्वाला जो है, ताजा दूध है, ताजे दूध में क्या मिला दे रहा है, बेकिंग सोडा। ठीक, अब बोला ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। इसका पीएच मान है 6। अब देखिए 7, 8, 9, 10, ये हो गया 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक, अब यहाँ पर जो पीएच मान है इसका दूध का 6 है, ग्वाला क्या कर रहा है, 6 से बढ़ा दिया, मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक, अब जब बढ़ाएगा, ठीक है, तो समय के साथ क्या होता है, पीएच वैल्यू कम होगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा। अब यहाँ एक एक कैटेगरी हमारा यहाँ है, तो यहाँ से पीएच मान जल्दी से कम होगा, मान लीजिए 3 पे आकर के वो दही बन गया, मान लेते हैं 3 पे आकर वो दही बन गया। ठीक है, तो 6 से 3 पे आने में कम समय लगेगा, लेकिन 8 से 3 पे आने में थोड़ा इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो दही में देरी से बदलेगा, इसमें टाइम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जल्दी दही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दूध जल्दी से दही में ना बदले, ठीक है, इसलिए टाइम बढ़ाने के लिए हम उसको थोड़ा क्षारीय बना देते हैं कि थोड़ा देरी से दूध दूध फटे, मतलब दूध दही में बदले लेकिन थोड़ा देरी में। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, अब बोला 13वां बोल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए हम पीओपी को कहाँ रखते हैं, आर्द्र रोधी बर्तन में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये CaSO4.2H2O, इसको हम आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर ये मान लीजिए आर्द्र रोधी बर्तन में रहा तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा और वाटर से रिएक्ट करके बना लेगा जिप्सम। वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, जिप्सम। और ये जिप्सम कठोर होता है, इसलिए इसको हम आर्द्र रोधी बर्तन में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया, और उसका 2 उदाहरण देना है। देखिए अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसका 2 एग्जांपल देते हैं। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्षार हो गया, अम्ल लेते हैं HCl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल ले लेते हैं, इसमें भी चलिए HCl लेते हैं, तो बना लेगा NaCl प्लस H2O, यहाँ बना लेगा KCl प्लस H2O। ठीक, बात समझ में गया। तो ये 2 एग्जांपल हो गया आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड जल, और यह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला बोला है आपका जो लास्ट सवाल है वो है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 यूज लिखिए। तो ये तो आप लिख लेंगे, ठीक है, ये डायरेक्ट थ्योरी में से क्वेश्चन है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा से वो लिखना है, 2 यूज लिखना है इसका। ठीक, हम पीछे लिखवाए हैं, थंबनेल बना है, उस पर जो जो चीजें पढ़ाया गया है, ठीक है, जैसे व्यंजक चूर्ण, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, उत्प्रेरक, ये सब एक ही टॉपिक में कवर किया गया है। ठीक, तो वहां से आप जा करके इसको देख सकते हैं। अब हमारा जो बच गया है वो एक किस्में का बच गया है 6, और एक बचा है हाइड्रोनियम आयन वाला, तो उसको भी चलिए समझ लेते हैं और फिर हम इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि अम्ल के विलयन को, एक मिनट देखिए, ये आपका पेज नंबर आपका 27 का ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लीजिए हमारे पास 500 ml वाटर है, 500 ml जल है, ये नीमक है,
ये क्या है, नीमक, नमक। इसमें डालिए, मान लीजिए 50 ग्राम नमक है, 50 ग्राम नमक है 500 ml में, 50 ग्राम नमक मतलब NaCl है 500 ml जल में। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पानी को बढ़ा देते हैं, 1 लीटर कर देते हैं। अब 500 ml और मिला देते हैं पानी, 1 लीटर हो गया, तो लेवल बढ़ेगा। ठीक, नमक को ब्लू से बना रहे हैं। ठीक, ये नमक है, यहां पर नमक था भी, अब यहां पर नमक चेंज नहीं हुआ है। ठीक, तो यहां पर नमक की सांद्रता क्या होगी, यहां पर नमक की सांद्रता ज्यादा है, लेकिन यहां पर नमक की सांद्रता कम होगी, तो पानी मिलाने से क्या हुआ, नमक की सांद्रता कम हो गई। ठीक, ठीक यही कम होगा H3O के साथ। अब नमक को हटा करके हम क्या लिख दे रहे हैं, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो जो हाइड्रोनियम आयन है, ठीक, वो देखिए, अब ये है अम्ल का विलयन। जब हम किसी अम्ल के विलयन में, ठीक, जब किसी अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, की सांद्रता प्रति इकाई आयतन कम हो जाएगी। जैसे हम इसमें हाइड्रोनियम आयन था, ठीक, अब हम इसमें और पानी डाल दिए, तो जो हाइड्रोनियम आयन पहले जितने में था, ठीक, जैसे मान लीजिए 500 ml पानी में 50 हाइड्रोनियम आयन थे। ठीक, अब 1000 ml में 50 हाइड्रोनियम आयन है, तो 1000 ml में 50 हाइड्रोनियम आयन मतलब बहुत दूर दूर दिखेंगे। ठीक है, दूर दूर दिखेंगे मतलब कंसंट्रेटेड उतना नहीं दिखेंगे। ठीक, उतना ज्यादा उनका कंसंट्रेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गया। ठीक, तो वही बोला कि अम्ल के विलयन को जब हम तनुकृत करेंगे मतलब पानी मिलाएंगे, ठीक, तो पानी मिलाने पे होगा क्या, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, प्रति इकाई आयतन कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम करें 1 इकाई आयतन यह है, यहाँ पर अभी 3 है, अब यहाँ पर ये 1 इकाई आयतन में 1 रह गया। ठीक, बात समझ में आ रहा है। तो पर इकाई आयतन में इसका जो सांद्रता होगा वो कम हो जाएगा। अब ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब एक ग्रीन पेज का क्वेश्चन था, देखिए उस ग्रीन पेज का क्वेश्चन क्या है, हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। चलिए, इस ग्रीन पेज का क्वेश्चन है कि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, एल्कोहल C2H5OH हाइड्रोजन है। ठीक, एल्कोहल ग्लूकोज C6H12O6 हाइड्रोजन है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। इसे क्रियाकलाप से साबित करिए। देखिए क्रियाकलाप क्या किया गया है, एक बीकर लिया गया है, आवश्यक उपकरण में लिख लीजिएगा सब। ठीक है, बीकर है, ठीक है, ये आपका रबड़ का कॉर्क है, ये आपका क्या है, रबड़ का कॉर्क है। ठीक है, ये रबड़ का कॉर्क है, तो बीकर हो गया, रबड़ का कॉर्क हो गया। रबड़ के कॉर्क में कील लगाया गया है, तो 2 ठो ये कील हो गया, देखिए देखिए 2 कील हो गया। ठीक, अब इसमें अम्ल डाला गया है, कौन सा अम्ल है, HCl, यहाँ पर HCl डाला गया, इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया गया, यहाँ पर एक बल्ब लगाया गया है और यहाँ पर स्विच है। ठीक, यहाँ पर क्या है, स्विच है, और ये आपका बीकर है। अब देखिए ये हो गया आवश्यक उपकरण। आपका प्रयोग कैसे करते हैं, उपयुक्त चित्रानुसार उपकरण को, तो इस जो चित्र है इसके अनुसार उपकरण को व्यवस्थित कर देंगे। ठीक, और फिर बैटरी मतलब पूरे उपकरण को व्यवस्थित करके इसको विद्युत परिपथ से जोड़ देंगे। ठीक, अब इसके अंदर एल्कोहल डालेंगे, अब इसके अंदर क्या डालेंगे, एल्कोहल। तो पात्र में एल्कोहल भरते हैं, फिर बैटरी का परिपथ जोड़ते हैं, एल्कोहल भर दिए, बैटरी का परिपथ जोड़ दिए। जैसे ही जोड़ते हैं तो बल्ब को देखते हैं ना, तो बल्ब नहीं जलता है। ठीक, तो हम सोचते हैं क्या हुआ ये, तो इससे हम ये निष्कर्ष से पहुंचते हैं कि एल्कोहल, अब देखिए जला क्यों नहीं होगा भाई, विद्युत को चलने के लिए क्या चाहिए, विद्युत को चलने के लिए क्या चाहिए, फ्री चार्ज चाहिए।
ठीक, जो कि एल्कोहल से मिल नहीं पाता है। ठीक है, मुक्त आवेश एल्कोहल से नहीं मिल पाता है, तो एल्कोहल और ग्लूकोज विद्युत का चालन नहीं करते। ठीक, इसे अम्लों की श्रेणी में नहीं रखा सकता, क्योंकि अगर विद्युत का चालन करते तो ये H+N में टूटते, और H+N में टूटते इन फ्री चार्ज के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता। अगर एल्कोहल देखिए एल्कोहल क्या करता है, H+N देता तो मुक्त आयन आता, मुक्त आयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती, और विद्युत धारा प्रवाहित होती तो बल्ब जलता। लेकिन जब देखा गया तो बल्ब नहीं जला। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एल्कोहल और ग्लूकोज विद्युत का चालन नहीं करते, अतः इसे अम्लों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक, चलिए ये आपका फर्स्ट सवाल है। ठीक है, क्योंकि हम देखिए फर्स्ट सवाल का रिकॉर्डिंग तो किए थे, लेकिन क्या हुआ कि कोई फाइल डिलीट करने में ना वो मतलब फर्स्ट सवाल डिलीट हो गया था। ठीक, हम वीडियो डिलीट कर रहे थे, तो वीडियो डिलीट करने में फर्स्ट सवाल आपका डिलीट हो गया था, तो सेकंड सवाल से लेक्चर था। ठीक, इसलिए ये एकदम लास्ट में चल रहा है, क्योंकि आज का लेक्चर रात में बन रहा है। ठीक है, लगभग 11 बजे से, और अभी 12:30 हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, इनमें से एक में आश्वित जल एवं शेष 2 में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। 3 परख नली है। ठीक है, देखिए कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी हम चेक किए तो आप में हमारे में जैसे सेकंड से स्टार्ट था। ठीक है, जबकि हम फर्स्ट का रिकॉर्डिंग किए थे बट वो डिलीट हो गया, तो इसीलिए हमको ये फिर से बनाना पड़ रहा है। चलिए, तो बोला 3 परख नलियां हैं, एक में आश्वित जल है और उससे एक में अम्लीय एक में क्षारीय है, तो पहचान करने के लिए हमको दिया गया है लाल लिटमस। लाल लिटमस, ए विलियन है, ये बी है, ये सी है। लाल लिटमस को ए में डालें तो ये लाल रह गया, लाल लिटमस को ए में डालने पर लाल लिटमस रह गया। तो लाल लिटमस देखिए अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले को लाल करता है, लेकिन लाल को कोई चेंज नहीं करता, मतलब लाल लाल ही रह जाता है। ठीक है, लाल लिटमस ही रहेगा। दूसरा है क्षार, क्षार में क्या होता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक, तो हम मान लेते हैं दूसरे में डालें, तो बी वाले में डालें तो ये लाल लिटमस को नीला कर दिया। ठीक, सी में डालें तो इसका रंग बहुत नहीं चेंज किया, लेकिन थोड़ा सा कलर चेंज किया, हल्का सा रंग बदल गया, हल्का सा रंग बदल गया। ठीक, देखिए तो ये क्या हो गया, जो ए है इसमें अम्ल है, बी में क्या है क्षार है, और सी में क्या है आश्वित जल है। तो यहाँ पर होता है आपका लेक्चर ये कंप्लीट, जो एक छूटा था वो भी हो गया है। ठीक, देखिए अभी रात का बज रहा है 12:52। ठीक है ना, तो अभी आपका लेक्चर ये कंप्लीट हो गया। हाँ, आपको अब चैप्टर 2 में से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये आप अगर एक लेक्चर भी देख लेते हैं तो आप चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में भी आप अटेंड कर लेंगे। ठीक, चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।